नमस्कार, यह है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू कर दिया है वरिष्ठ जनों पर केंद्रित हमारा विशेष रेडियो कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का 11वां एपिसोड। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के सौजन्य से देश के 200 सामुदायिक रेडियो अपनी अपनी भाषाओं और बोलियों में रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बुजुर्गों को समाज में उचित सम्मान और आदर प्रदान करना है और उनके स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का समय है हर शुक्रवार सुबह के 10:30 बजे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। खुली आँखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का। देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो के माध्यम से मैं लक्ष्मी और भरत दादाजी आपके घरों में बुजुर्गों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों तक लगातार पहुंच रहे हैं और अब तो आपको भी रहने लगा है हमारा इंतजार। हाँ, ये तो है। फोन कॉल्स और मैसेजेस के माध्यम से हमें पता चल चुका है। नैरो कास्टिंग के दौरान आप लोगों से रूबरू बातचीत भी हो रही है। कार्यक्रम आप लोगों को बेहद पसंद आ रहा है, ये बात हमारे लिए काफी महत्व रखती है। आज हम 11वें एपिसोड में आपके साथ हैं। दादू, क्यों ना एक बार कुछ बातें दोहरा ली जाएं? हाँ, बिल्कुल। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही बुजुर्गों से जुड़ी और भी बातें एवं जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं आपके लिए। जैसे एक योजना एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSRC है। यह कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं और सहायता प्रदान करता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरी योजना है राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 14567 यानी 14567, जिस पर वरिष्ठ नागरिकों को उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करती है। तीसरा कार्यक्रम है जरिएट्रिक देखभालकर्ता प्रशिक्षण। यह प्रशिक्षण वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने के लिए देखभालकर्ताओं को आवश्यक कौशल प्रदान करता है। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज चौथी योजना है जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। और पांचवी है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी, यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों को दृष्टि समस्याओं के लिए सहायता प्रदान करती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए पूर्ण पोषण और अधिकार। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना सुनिश्चित करता है। तो हमें रेडियो पर सुनते रहिए। जानकारी और मनोरंजन के इस पिटारे में बहुत कुछ है परिवार के हर सदस्य के यारो 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 उठो चलो भागो दौड़ो, यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो। यारो यारो यारो
मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। इन जवानों से, इन जवानों से, हम इन जवानों से कम नहीं है, हम इन जवानों से कम नहीं है। ये हमसे है, ये हमसे है, इनसे हम नहीं है, इनसे हम नहीं है। तो इनके भरम को, इनके भरम को बस आज तोड़ो यारो। उठो चलो भागो दौड़ो यारो, उठो चलो भागो दौड़ो। मरने से पहले, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। यारो उठो चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना न छोड़ो यारो। दादू, आप कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं तो जाइए ना कहीं। कहाँ जाऊँ? कहीं भी। कहीं भी मतलब? कहीं भी मतलब कहीं भी, जहाँ आपका मन करे। हैं? क्या हो गया तुझे? आप कहीं जा क्यों नहीं रहे? अरे कहाँ जाना है मुझे? कहीं तो जाना ही होगा। अब इस उम्र में अस्पताल ही जा सकता हूँ, और तो कोई जगह है नहीं जाने के लिए। तो ठीक है, पहले अस्पताल चलिए, उसके बाद कहीं और। कहीं और? साफ साफ बताओ, तुम्हारे शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बहुत दिनों से आप कहीं गए नहीं हैं, इसीलिए कहीं जाइए। कहीं जाइए, कहीं जाइए, क्या रट लगाई हुई हो? मुझे भगाना चाहती हो क्या? हाँ बिल्कुल, भगाना चाहती हूँ। आज क्या हो गया है तुमको? अपने दादाजी को तुम घर से भगाना चाहती हो? हाँ, आपको भगाने का पूरा मन बना लिया है मैंने। लक्ष्मी बेटा। हाँ भरत दादाजी। अब साफ साफ बताओ, वरना मुझे अभी हार्ट अटैक आ सकता है। उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। शुभ शुभ बोले दादाजी। अच्छा लीजिए, मैं सस्पेंस खत्म करती हूँ। थोड़े दिन पहले मैं आपका पुराना एल्बम देख रही थी। ओह अच्छा, पर उसमें ऐसा क्या मिल गया जो तुम्हारे दिमाग में ये सब चलने लगा? उन फोटो को देखकर आपके दिमाग में कुछ नहीं चलता? कौन सी फोटो? जिसमें आप दोस्तों के साथ खूब सारी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा वो, अरे मौका मिल गया था तो कर लिया। आप तो दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पर भी गए थे ना? अरे वो सब जवानी के शौक थे। तो अब क्यों नहीं करते हैं? लक्ष्मी बेटा, आज तुम्हारा दिमाग चल नहीं रहा है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्या गलत कहा मैंने? इस उम्र में पहाड़ चढ़ूंगा, स्काई डाइविंग करूंगा तो सीधा ऊपर ही पहुंच जाऊंगा। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि एडवेंचर करिए, लेकिन ट्रैवलिंग तो करना ही चाहिए। तो ऐसा बोलना। 2 महीने पहले गए तो थे छोटे के बेटी की शादी में। क्या दादू, मैं ट्रैवलिंग की बात कर रही हूँ और आप। अच्छा दादाजी, उस दिन पूजा के बाद आप हमें बता रहे थे ना? क्या? ट्रैवलिंग के बारे में? यही कि हमारे जीवन की 4 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। हाँ तो आपने कहा था कि गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद बाकी उम्र व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करते हुए बिताना चाहिए। वो तो हमारे शास्त्रों में ऐसा विधान है। मुझे लगता है कि बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा ट्रैवल करें, इसे ही प्रेरित करने के लिए इस तरह का विधान बनाया गया है। वरना क्या पहले के बुजुर्गों को घुटने की तकलीफ नहीं होती थी? क्या उनका बीपी ऊपर नीचे नहीं होता था? बताइए। हाँ होता तो होगा ही। जिंदगी को पूरी तरह जीने के लिए उन्हें दुनिया देखनी चाहिए, यही सोचकर तीर्थ यात्रा का नियम बनाया गया होगा। लक्ष्मी, दादा तो मैं हूँ, लेकिन आज तूने मेरी दादी वाली बात कही है। इतना ही नहीं दादाजी, मुझे लगता है बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के नजदीक रहें, इसके लिए ही बहुत सारे तीर्थ नदियों पहाड़ों के पास होते हैं। तेरी बात 100% सही है, लेकिन फिर से ये लेकिन बीच में आ गया। मेरी इच्छा तो होती है बेटा, लेकिन अकेले जाना ठीक नहीं लगता,
और तुम अपना काम धाम छोड़कर कहाँ तक मेरे साथ चल पाओगी? दादाजी, बहुत से प्रदेशों की सरकार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा करवाने की योजना संचालित कर रही है, जिसमें आपकी तरह के बहुत से लोग शामिल होते हैं। सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार सूची में दर्ज प्रदेश के बाहर स्थित विभिन्न तीर्थ स्थानों में से किसी एक या एक से अधिक स्थानों की यात्रा सुलभ कराने हेतु शासकीय सहायता प्रदान करना है। अरे वाह, इस योजना का आनंद हमारे कौन से साथी उठा सकते हैं? मतलब पात्रता क्या है? वे अपने प्रदेश के मूल निवासी हों, उनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक की हो। इस योजना के अंतर्गत पूर्व में यात्रा ना की हो और यात्रा हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो। इस योजना में हम कैसे हिस्सा ले सकते हैं? इच्छुक बुजुर्ग अपने आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या उप संचालक या संबंधित जिला के समाज कल्याण कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके बाद प्राप्त आवेदन पत्र में से लक्ष्य के अनुरूप लॉटरी निकालकर कलेक्टर के द्वारा चयन किया जाता है। फिर आप जैसे कई बुजुर्गों को शासन द्वारा अधिसूचित तीर्थ स्थानों की यात्रा में ले जाया जाएगा। सच कहूँ तो लक्ष्मी बेटी, मुझे सोचकर ही अच्छा लग रहा है। घूमने जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। श्याम अभी आता ही होगा, उसको भी बोल देता हूँ। नेकी और पूछ पूछ, वो आपके दोस्त हैं, फिर से वैसी ही मस्ती कीजिएगा। लक्ष्मी, तुमको मालूम है, हम सब दोस्त जब भी कहीं घूमने जाते थे तो वहाँ का कोई न कोई लोकगीत सीख कर ही आते थे। तब तो आपको बहुत सारे लोकगीत आते होंगे। पहले आता था, अब तो ठीक से कुछ याद नहीं है। दिमाग पर जोर डालिए, याद आ जाएगा। याद आया? सुनाइए सुनाइए। हाँ भाई, सुनाओ सुनाओ, मैं टेबल बजाता हूँ। अरे आओ श्याम, टेबल बजाने की जरूरत नहीं है। आज ही मैं एक लोकगीत सुन रहा था, चलो तुम दोनों को भी सुनाता हूँ।
वाह भरत, ये तुमने बढ़िया फैसला लिया कि अपनी आवाज में नहीं गाया, वरना पता नहीं तुम कितना बेसुरा गाते। उतना ही बेसुरा जितना बेसुरा तुम टेबल बजाते। आप दोनों एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही बहुत अच्छा गाते हैं और बजाते हैं। पता है लक्ष्मी बेटा, तेरे दादाजी को गाने का इतना शौक था कि हम सुनते सुनते थक जाएं, लेकिन ये गाते गाते नहीं थकता था। और तुझे कहानियां लिखने का शौक था, फटाफट कहानियां गढ़कर सुना दिया करता था। हम सब दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। अब कहाँ वैसी महफिलें और कहाँ रहा वो शौक, सब छूट गया। छूट गया तो पकड़ लीजिए। अब तो जिंदगी की डोर छूटने का समय आ गया। अब और क्या पकड़ें और क्या छोड़ें। जब तक जिंदगी की डोर हाथ में हो तब तक हर शौक को पकड़ के रखना चाहिए। क्या बात है, आज बिटिया बड़ी सयानी बातें कर रही है। अरे आज सुबह से न जाने क्या हो गया है इसको। ट्रैवलिंग के लिए कह रही है, शौक पूरे करने के लिए कह रही है। देखिए, अभी आप दोनों ने जो गीत सुनवाया तो कितना मजा आया ना, आपको भी और हमको भी। तो क्यों ना अपने शौक को आगे बढ़ाकर रोज मजा लिया जाए। यार भरत, तेरे बच्चों ने घर पर तेरे लिए कितना अच्छा माहौल बना रखा है। तेरे मन की बात सब समझते हैं। हाँ, इसका बहुत सारा क्रेडिट हमारी लक्ष्मी बिटिया को जाता है। अंकल, घर के बुजुर्गों के लिए आयु अनुकूल वातावरण बनाना हमारी ही तो जिम्मेदारी है। आयु अनुकूल वातावरण? ऐसा वातावरण जहाँ घर के बुजुर्ग अपनी बात कहने और अपनी रोजमर्रा के काम करने में सहज रह सके। और अपने शौक पूरे कर सकें। बिल्कुल। तो इस बात पर मुझे एक कहानी याद आ गई। अरे वाह, सुनाइए सुनाइए। किसी समय की बात है, एक गांव से दो दोस्त काम की खोज में राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने पूछा, क्या काम आता है तुम दोनों को? पहले आदमी ने कहा, मैं झूठ बोलने का काम जानता हूं। और फिर दूसरे आदमी ने कहा, मैं झूठ को सच करना जानता हूं। पहले तो राजा को लगा कि ये दोनों मस्करी कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा इन दोनों को तो राजा से मस्करी करने की सजा पता ही होगी। ऐसे में ये ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे जान से हाथ धोना पड़े। तो राजा ने उन्हें परखने की सोची। फिर बोले, ठीक है, दोनों अपना अपना हुनर दिखाओ, लेकिन याद रखो यदि तुम्हारा झूठ और तुम झूठ को सच साबित नहीं कर पाए तो तुम दोनों को अभी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। दोनों दोस्त ने हामी भरी। पहले आदमी ने झूठ बोलना शुरू किया। एक जंगल के मार्ग से 400 ऊंट जा रहे थे कि तभी पानी बरसा और आग लग गई, जिसमें सारे ऊंट जलकर मर गए। यह सुनकर सारे दरबारी बोल उठे कि झूठ झूठ झूठ, ये सरासर झूठ है। पानी गिरने से भला आग कैसे लग सकती है? अब दूसरे युवक की बारी थी कि वो इस झूठ को सच साबित करे। उन्होंने कहा, महाराज, मेरे दोस्त की बात बिल्कुल सही है। बात यह है कि उन ऊँटों की पीठ पर अनबुझा चूना लदा हुआ था। पानी पड़ने से चूना गीला होकर गर्म हो गया। कुबड़ होने के कारण बोरे ऊँटों की पीठ पर ही फंसे रह गए, जिससे ऊँट झुलस गए और उनकी मौत हो गई। राजा के साथ सारे दरबारी भी मान गए कि ये सच है। फिर पहले साथी ने कहा, हुजूर, एक बार ऐसा हुआ कि एक बकरी गांव के बाहर लगे पीपल के पेड़ की सबसे ऊंची टहनी की पत्ती नीचे जमीन पर खड़े खड़े खा रही थी। सब चिल्ला उठे, झूठ झूठ झूठ, सरासर झूठ। अब दूसरे दोस्त ने कहा, हुजूर, मेरा दोस्त बिल्कुल सही कह रहा है। पेड़ सूखे कुएं के अंदर उगा हुआ था, जिसकी सबसे ऊंची टहनी जमीन की ऊंचाई तक ही थी, जिसे बकरी आसानी से खा रही थी। पहले साथी ने एक बार फिर कहा, किसी समय की बात है, बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करते हुए आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। दूसरे साथी ने कहा, यह सच है। दरअसल उस बच्चे को एक बड़ा बाज उठाए लिए जा रहा था। फिर पहले साथी ने कहा,
मेरे पिताजी की दाढ़ी में एक गौरैया ने अंडे दिए, उसमें से बच्चे निकले और उड़ गए, लेकिन मेरे पिताजी को पता ही नहीं चला। अब तो सारे लोग आश्वस्त थे कि इस बात को सच साबित किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो सरासर झूठ है। अब तो इन दोनों की जान समझो गई। अब दूसरे दोस्त ने कहा, महाराज ये बिल्कुल सच है। असल में इसके पिताजी की दाढ़ी छाती तक बढ़ गई थी, जिसे नाई ने काटा और अपनी दुकान के पीछे कचरे में फेंक दिया, जहां गौरैया ने उस पर अंडे दिए। ये बात पिताजी को पता ही नहीं चली, क्योंकि उसका घर तो नाई के घर से काफी दूर है। अब तो राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों से कहा, तुम दोनों का ये हुनर बहुत मनोरंजक है, हम तुम्हें अपने दरबार में काम देते हैं। यानी कोई भी हुनर बेकार नहीं जाता, कभी न कभी काम जरूर आता है। बताओ कैसी लगी कहानी? कहानी तो कहानी के तौर पर अच्छी लगी, लेकिन ये झूठ बोलना हुनर है, ये बात अच्छी नहीं लगी। ये तो बस एक मनोरंजक उदाहरण था लक्ष्मी। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अपने अंदर छिपे किसी भी हुनर को पहचान कर उसको सही जगह उपयोग किया जा सकता है। हाँ, तब ठीक है। और जिंदगी भर पढ़ाई, नौकरी, घर परिवार आदि में फंसे रहने के बाद 60-65 साल की उम्र में जब इंसान थोड़ा फ्री होता है, तब भी अपने अंदर की कला, दबी हुई इच्छा को पूरी करने का उसको भरपूर समय मिल सकता है। हाँ लक्ष्मी, परसों ही रामू की माँ को अपने आंगन में बैठकर एक दिलचस्प काम करते देखा मैंने। दिलचस्प काम? वो क्या? वो घर के सूखे फूलों से धूप बत्ती बना रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। क्या कहा उन्होंने दादाजी? उन्होंने कहा कि लोग हम बुजुर्गों को भी सूखे फूलों की तरह समझते हैं, जिनकी एक समय के बाद कोई अहमियत नहीं होती। यह हम बुजुर्गों का कर्तव्य है कि हम खुद को अप टू डेट रखते हुए किसी न किसी रूप में एडवांस होते जाएं। नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रोग्राम चल रहा है, ये हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, जिसको लेकर बहुत सारी गतिविधियां हम लोग करते हैं और आमतौर पर यही कोशिश की जा रही है कि जितना हो सके सरकार की जो नीतियां हैं वो हम आप सभी तक पहुंचा सकें। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्री सरकार तलवार जी। आइए सरकार सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे इतने एक्टिव रह पाते हैं और बाकी लोगों को क्या सीख लेनी चाहिए इनसे। सबसे पहले सर आपको मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर सबसे पहले मैं आपकी उम्र जानना चाहूंगा। आई एम 74। इस एज में आप इतने एक्टिव कैसे रह पाते हो सर? बहुत सारे लोग हैं जो 50 क्रॉस करके या 60 क्रॉस करके मान लेते हैं दैट्स इट। आप कैसे इतने एक्टिव रह पाते हो? देखिए, मैं अभी भी एक रेगुलर जॉब कर रहा हूँ। सरकार से मैं 2007 में रिटायर हो गया था, तो जिम्मेदारी वाली जॉब थी सरकार के अंदर। हमारे यहाँ एक सेइंग है, देयर इज नो एज फॉर रिटायरिंग, स्टिल यू लिव यू मस्ट डू समथिंग इन योर लाइफ। कुछ भी करते रहो, जॉब करो, कोई एनजीओ में काम करो, कोई धर्म का काम करो, कुछ करो, मतलब कि आपको एक्टिव रहना है, फिजिकली और मेंटली बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मेंटली अच्छे हो, काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है, बिकॉज माइंड कंट्रोल योर बॉडी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा थैंक यू मारा रखते हैं ना कि उन्होंने मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दी। 17 साल से मैं उनके साथ एक जिम्मेवारी जॉब कर रहा हूँ और स्पोर्ट्स का मामला है, इसलिए मैं ग्राउंड भी जाता हूँ, वॉकिंग भी करता हूँ, तैयार होता हूँ सवेरे अच्छी तरह, वापस जाते हैं, सब काम करते हैं। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू लिव हेल्दी इन द लाइफ। बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो एक्टिव नहीं रह पाते हैं, आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकते हो, एक परफेक्ट रोल मॉडल हो सकते हो उन लोगों के लिए। ऐसा तो नहीं है, तो भगवान की कृपा है, पर मैं उनको यही कहना चाहूंगा, वो ये लोग मान लेते हैं कि मैं रिटायर हो गया, और उनके घर वाले भी ये मान लेते हैं, हाँ जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हाँ जी। तो ये जो एज है, इट इज ओनली इन द माइंड। जीवन तो 100 साल का है, तो आप कितनी मेहनत करते हैं अपने जिस्म पे, अपने माइंड पे, और किस लगन से आप काम करते हैं, तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आप उस
लेवल पे आप इन्वॉल्व हैं अपने जॉब्स में, अपने कार्य के अंदर, फैमिलीज के अंदर। हर इंसान के वो बहुत काम है, वो करने की इच्छा होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू क्रॉस 60 और 65 लोगों को ऐसा लगता है कि अब घर बैठ गया यार, बड़ा काम कर लिया यार, बड़ा वो फीलिंग कभी जीवन में नहीं आनी चाहिए। हमेशा तैयार हो, स्मार्ट बन के बाहर निकलो, बेशक आपने मंदिर में जाना है, किसी फंक्शन पे जाना है, दोस्तों को मिलो, ट्रैवल्स करो। और गवर्नमेंट भी बड़ी अब तो हेल्प करती है। सीनियर सिटीजन मीन ठीक है कि आप मेच्योर हो गए हो, तो मैं तो मानता नहीं कि कोई ओल्ड एज को कोई लोग कहते हैं। यूओसिक स्टडी ये आई कि जो ओल्ड एज स्टार्ट आफ्टर 80 है जी, तो 80 साल मतलब बहुत उम्र होती है, ठीक है, एंजॉय करो। रिटायरमेंट आती है, उसको भी एंजॉय करो। जॉब्स हैं, मजे हैं, गाना है, बहुत सारी सुंदरता है दुनिया में, जीवन के अंदर। पर इन्वॉल्व, मेक फ्रेंड्स। जो फ्रेंडशिप खत्म होती जा रही है, आप अपने पुराने बचपन के दोस्तों को इकट्ठा करो, उनको गेट टुगेदर करो। देखो 4 दिन इकट्ठे रहते हो तो आप 4 साल की एज बढ़ा लेते हो। ट्रैवलिंग कितनी जरूरी है हर एक इंसान के लिए, स्पेशली आफ्टर 50s, आफ्टर 60s। लोग ये बोलते हैं कि अब हम ट्रैवल नहीं कर सकते, एक अजीब सा डर होता है, खुद को बुजुर्ग मान लेते हैं, होते नहीं है। ये ट्रैवलिंग का सिस्टम जो है ना सोसाइटी देती है। आपने देखा होगा कि बंगाल के स्टेट के अंदर या गुजरात, वो जैसे वो पूजा के दिन आती है या दशहरे के दिन आती है, या उनके वो सारी फैमिली अपना वो स्टोव लिया, अपना कुकर लिया, वो सारी फैमिली निकल जाती है। दैट्स वेरी गुड। वो जो 10 दिन 12 दिन बाहर ट्रैवलिंग की जाती है या वेकेशन मनाते हैं, वो आप मान के चलो वो 6, 8, 10 महीने की बैटरी रिचार्ज कर देते हैं। दैट्स प्रोड्यूस हैप्पी हार्मोन्स, दैट्स रिलीज योर स्ट्रेस। माइंड इज फिट, बॉडी इज फिट। वेरी सिंपल थ्योरी इन लाइफ। अगर आपने बात ढंग से सुनी है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता लग गई होगी, एवरीथिंग इज लाइंग इन योर माइंड। अब दिमाग से जो मानोगे, जो सोचोगे, अब वही इंसान है। तो इसलिए खुद को बुजुर्ग मत होने दीजिए मेंटली। जस्ट बी एक्टिव, कीप ट्रैवलिंग, कीप मेकिंग फ्रेंड्स, कीप सोशलाइजिंग, एंड दैट्स हाउ यू कैन लिव अ हैप्पी, अ फुलफिल्ड लाइफ। समझ गया लक्ष्मी बेटी, चलो निकलने की तैयारी करते हैं। पहले तय तो कर लें कि जाना कहाँ है। कहाँ नहीं, कहाँ कहाँ जाना है ये बताओ। ये हुई ना बात। तो इसी बात के साथ अब श्रोताओं से इस अंक से हम अनुमति चाहेंगे। सुनते रहिए आपका अपना कम्युनिटी रेडियो और इंतजार कीजिए हमारे अगली बार आने का। तब तक स्वस्थ रहिए, ऊर्जावान रहिए और अपनी शौक इच्छाएं पूरी करते रहिए। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम श्रृंखला हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के हर एपिसोड के अंत में हम एक सवाल पूछते हैं जो उसी एपिसोड में हुई बातचीत पर आधारित रहता है। सारे एपिसोड में पूछे गए सभी सवाल के सही जवाब देने वाले को मिलेगा एक खास पुरस्कार और रेडियो एक्टिव भागलपुर के स्टूडियो में बैठकर पूरे भागलपुर से बात करने का अवसर। मौका जाने ना दे। तो आज का सवाल है, बुजुर्गों से जुड़ी स्कीम सेज क्या है? सवाल एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, बुजुर्गों से जुड़ी स्कीम सेज क्या है? जवाब आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7549889911 यानी 7549889911। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ नई जानकारियां भी मिली होंगी। किसी कारणवश अगर आपने आज का एपिसोड मिस कर दिया है तो दोबारा सुना जा सकता है शनिवार के सुबह 10:30 बजे। और हाँ, हमारे YouTube चैनल पर एपिसोड तो उपलब्ध होगा ही। सुनते रहे रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM फ्रीक्वेंसी पर। धन्यवाद।